नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के बारे में बहुत ही गहनता से पढ़ते हुए 6 वीडियो देख लिया। आज मैं 7वां पार्ट आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया है, नाथ साहित्य पढ़ लिया है, जैन साहित्य पढ़ लिया है। सिद्ध साहित्य में 84 लोग हैं, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में 9 और जैन साहित्य में। अब हम लोग बात करेंगे रासो साहित्य की। तो हम लोगों ने जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य इसको समाप्त कर लिया दोस्तों। अब आदिकाल में ही हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रासो साहित्य। अच्छा, रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। अब आप कहेंगे वो मत कौन से हैं? तो ये देखिए ना, रासो उत्पत्ति तो रासो से हुई है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह रासक से आया है। रासो शब्द की उत्पत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि रासक शब्द से हुआ है और रामचंद्र शुक्ल ने इसे रसायन शब्द से माना है। रसायन शब्द मतलब उत्पत्ति जो हुई है वो रसायन शब्द से हुई, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह श्यामल दास दधवाड़िया साहब कहते हैं। श्यामल दास कहते हैं कि भैया ये रहस्य शब्द से उत्पत्ति हुई है और दधवाड़िया में बड़ा रहस्य है कि ये किस वर्ण के हैं। जैसे शुक्ल से पता चल रहा है, द्विवेदी से पता चल रहा है कि दधवाड़िया में रहस्य है। क्या है? दधवाड़िया में दधवाड़िया में रहस्य है, ठीक है ना। अब देखिए भाई, जैसे रामायण होता है वैसे रसायन होता है और उसके नायक होते हैं राम, ठीक है ना। और रासक हजारी प्रसाद द्विवेदी। रास माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। अच्छा देखिए, रास जैन साहित्य से आया है और रासों का मतलब होता है वीर गाथा। वीर गाथा मतलब वीर रस से प्रधान, वीर रस प्रधान जो है निर्णय, ठीक है ना, सॉरी रचना है, वीर रस प्रधान रचना है। और देखिए, रास साहित्य में भारतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित पहली रास रचना मानी जाती है। इसे भी आपको नोट करना होगा। अब आइए रासो साहित्य की प्रवृत्तियां देख लेते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि वीर गाथाओं का इसमें वर्णन है। इसमें दोस्तों वीर गाथाओं का वर्णन है, वीर रस की प्रधानता है, युद्ध का जीवंत वर्णन है, अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है, राष्ट्रीयता का अभाव है, जन चेतना का अभाव है, नारी रूप का चित्रण है, प्रकृति का चित्रण है, रस श्रृंगार रस है। और आप देख रहे हैं कि भाषा अपभ्रंश राजस्थानी डिंगल पिंगल भाषा की बात है, तो प्रधानता राजस्थानी की है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, काव्य रूप प्रबंध काव्य। प्रबंध का मतलब कहानियों का, जिसमें कहानियों का प्रधानता होता है या कहानी के रूप में सामंती संस्कृति का चित्रण मिलता है। और इसमें कुछ काव्य अर्ध प्रमाणिक हैं तो कुछ अप्रमाणिक काव्य भी पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रासक हजारी प्रसाद, रसायन रामचंद्र शुक्ल, रहस्य श्यामल दास दधवाड़िया। देखिए, इनके नाम में रहस्य छिपा हुआ है, दधवाड़िया। और रसायन रामायण, राम उसके नायक, तो रामचंद्र शुक्ल रसायन माने हैं। बचा रासक और रास, तो रास नंद दुलारे वाजपेयी, तो नंद के गोपाल भयो जय कन्हैया लाल की। और रास लीला करते थे नंद, है ना, नंद के लाल, नंद दुलारे वाजपेयी ध्यान रखिएगा। और यहां से रासो साहित्य की प्रवृत्तियों की हमने बात कर ली, विशेषताओं के बाद। अब हम देखते हैं कि इसी रासो साहित्य को, जिसकी भाषा अपभ्रंश थी, उसको वीर गाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये कैसे दिया था, ये ध्यान देने योग्य बात है। इन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर नाम दिया इसका वीर गाथा काल। वीर गाथा का मतलब होता है कि इसमें वीरता का वर्णन हो, वीर रस परिपूर्ण यह रचना हो। अब देखिए, इसमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं, जैसे हमीर रासो सारंगधर। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है किसने लिखा है। हमीर रासो सारंगधर। बिसल देव रासो, यह नरपति नाल की रचना है, शैली गेय है और प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य में लिखा गया है इसको। विजयपाल रासो, यह नल सिंह ने लिखा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका,
विद्यापति ने लिखा है। कीर्ति पताका में शिव सिंह राजा का वर्णन विद्यापति ने बड़े ही बारीकी से किया हुआ है। खुमान रासो दलपति विजय का है और चित्तौड़ के राजा और जो खलीफा था इराक का, उस दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और चित्तौड़ का राजा जो खुमान था उसकी विजय गाथा को इन्होंने इसमें दर्शाया है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदारनाथ, जयमयंक मधुकर भट्ट, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक, ये भी पूछता है जगनिक, परमाल रासो जगनिक, खुसरो की पदावलियां और विद्यापति की पदावली। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जितनी भी चीजें हैं इसमें वीर रस की प्रधानता मिलती है, प्रधानता, और वीर गाथाओं का ही वर्णन हुआ है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस 12 काव्यों के आधार पर इसे वीर गाथा काल कहा है। अब देखिए यहाँ पर हमीर रासो सारंग धर ने लिखा है, मैंने ऊपर लिखवाया है। हमीर रासो एक दूसरा फिर है जिसे जौधराज ने लिखा है। फिर हमीर काव्य जयचंद्र सूरी, हमीर रायन व्यास कवि भांडू व्यास बोलते हैं उनको, हमीर मद मर्दन ये जयसिंह सूरी। तो हमीर शब्द से भी देखिए कई जैसे काव्य रचे गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से ये सारे के सारे 12 जो ग्रंथ हैं इनके आधार पर यह वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, और उसके बाद हमीर के नाम पर कई ग्रंथ बने हैं, उनके कवियों के जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। आगे आप देखेंगे कि हमीर के नाम से हमीर हठ भी है जो चंद्रशेखर ने लिखा है, और इम्पोर्टेंट है हमीर हठ जिसे ग्वाल कवि ने लिखा है। उसी ग्वाल कवि ने एक वर्णन किया है कि सिंह गमन सतपुरुष कथन कदली फला एक बार त्रिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। जिस प्रकार सिंह गमन, सिंह पूरे वर्ष में पूरे जीवन भर में एक बार गमन करता है, सत्पुरुष अपना कथन कभी नहीं बदलता, और कदली मतलब केला वर्ष में एक बार फलता है, और त्रिया तेल यानी महिलाओं का चरित्र। उसी प्रकार अगर महिला जो पत्नी है या महिला है अगर वह रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई, रूठ गई तो जल्दी मानती नहीं है, उसी प्रकार हमीर हठ है जो चढ़े न दूजी बार। एक बार अगर इसने हट कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत इसे मना नहीं सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चंद्रबरदाई इसके राइटर हैं या लेखक कहिए इसको, इन्होंने लिखा है, और इन्हीं चंद्रबरदाई को छप्पय का राजा कहा जाता है, छप्पय का राजा। और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ये उनके सखा भी थे और दरबारी कवि भी थे। इस पुस्तक में 1991 और 92 सॉरी 1991 नहीं 1291 1191 और 1192 के तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध का वर्णन है। इसमें भाग कहिए, खंड कहिए, सर्ग कहिए, समय कहिए 69 है दोस्तों, और इसमें 68 प्रकार के छंद है, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर, सोचिए छंदों का अजायब घर इसे कहा जाता है। लेकिन अगर आप बात करें तो रामचंद्रिका केशव दास द्वारा लिखित है, उसे छंदों का अजायब घर माना है किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा ना, छंदों का अजायब घर तो रामचंद्रिका है केशव प्रसाद की, ठीक है ना, केशव दास की। अब देखिए भाई, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और वहीं पर मोहम्मद गोरी की बात होती है। और इस जानते हैं, इस पर जो एक बुलर है अंग्रेज अधिकारी था, इसने 1875 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को पत्र लिखकर इसके प्रकाशन पर रोक लगा दिया। बोला भैया इसको प्रकाशित नहीं करना है। लेकिन बाद में इसको प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टाड को जाता है। इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, घोड़े से चलते रहेंगे तो घोड़े वाले बाबा कहिए इनको, या इनको
राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है कर्नल जेम्स टाड को। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, कर्नल जेम्स टाड को राजस्थान का के इतिहास का पिता कहा जाता है। पुस्तक जल्लड़ हथ दे, जल्लड़ क्या थे? जल्लड़ इनके पुत्र थे। किसके? चंद्रबरदाई के पुत्र थे जल्लड़। पुस्तक जल्लड़ हथ दे, जब वो क्या नाम है पृथ्वीराज रासो में जो आपके पृथ्वीराज चौहान है, जब इनको बंदी बना लिया जाता है तो जल्लड़ के पिता चंद्रबरदाई बड़े दुखी होते हैं। और वह जो चंद्रबरदाई पुस्तक थी उसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, नहीं अधूरी थी, उसको जल्लड़ के हाथ में दे करके और अपने निकल जाते हैं अपने मित्र, अपने सखा, अपने दरबारी राजा से मिलने, जहाँ पर ये कैद थे, अर्थात मोहम्मद गोरी के पास चले जाते हैं। तो दोस्तों मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि अगर मित्र दुख में हो तो वहाँ पहुँचकर उसे उस कष्ट से, उस समस्या से निकालना चाहिए। सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि राम कथा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम राम कथा का वर्णन पृथ्वीराज रासो का द्वितीय अध्याय जो है, जिसमें दशावतार वर्णन है, उसी में बताया गया है कि जो 7वां अवतार है वो भगवान राम का अवतार है। दोस्तों याद रखिएगा, इसके 10वें अध्याय में जो द्वितीय अध्याय है, 10वां अवतार मंडल, 10 अवतार वर्णन है, उसके 7वें अवतार में भगवान राम की बात करी गई है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, पृथ्वीराज रासो को ना कुछ लोग प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक और कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। प्रमाणिक मानने में कर्नल जेम्स टाड, जिन्होंने इसे प्रकाश में लाया, प्रकाशन किया, श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में 3 भाइयों का वर्णन मिलता है दोस्तों, ध्यान, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या भी इसको मानते हैं कि ये प्रमाणिक है। अर्ध प्रमाणिक में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति चटर्जी और मुनिजिन विजय का मानना है कि यह रचना एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। अप्रमाणिक में रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास ददवाड़िया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मुंशी देवी प्रसाद और वुलर ने ही तो रोक लगाया था 1875 में पत्र लिख कर के भैया इसको मत प्रसारित करिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर चंद्रबरदाई की रचना जो है पृथ्वीराज रासो से प्रश्न आते हैं तो याद रखिएगा कि इसी को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, इसके लिखने वाले को छप्पे का राजा कहा जाता है, और इस पे सारी बातें हमने बता दी कि इसमें किसका वर्णन है। अब इससे प्रश्न अगर बनेगा तो आपके नोट्स से ही बनेगा, ये तय है दोस्तों, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे तो परमाल रासो, जिसे जगनिक ने लिखा है, और यह 1865 में फर्रुखाबाद के जो तत्कालीन कलेक्टर थे, इनका नाम था चार्ल्स इलियट, इन्होंने इसे प्रकाशित करवाया था। कब? 1865 में। इसमें एक प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों, हर उस योद्धा के लिए, हर उस कंपटीटर के लिए, हर उस परीक्षार्थी के लिए 12 बरस को कुर जिए, 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। आप इतना मेहनत करिए ना कि आपको बहुत लंबे समय तक परीक्षाओं को ना देना पड़े, जितनी जल्दी हो सके आप सिलेक्शन ले लीजिए। महोबा के इसमें वर्णन किसका है? तो इसमें महोबा के परमादित्य देव के 2 सिपाही थे, वीर सिपाही कहिए, 2 भाई थे, उनका नाम था आल्हा और उदल। इन दोनों ने दोस्तों 52 लड़ाइयाँ लड़ी और 52 में जीत हासिल किया था। सोचिए इतने वीर सिपाही थे इनके पास कि 52 लड़ाइयाँ लड़ते हैं और 52 जीतते हैं। और अच्छा देखिए, आल्हा कई जगह मिलता है, जैसे आल्हा नाम का एक छंद भी मिल जाएगा, आल्हा नाम से एक लोकगीत भी मिल जाएगा, और उदल उदय सिंह का नाम था। तो आल्हा गाते हैं ना, आल्हा गाते हैं बहुत ही जोशीले स्वर में, है ना, आप कभी सुनिएगा उसको, बड़ा मजा आता है। तो
तो इस प्रकार रासो साहित्य का भी अंत होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लौकिक साहित्य की बात करेंगे दोस्तों। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य भी समाप्त हो गया, जैन साहित्य भी समाप्त हो गया। अब हम लोग लौकिक साहित्य की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप बिना कॉपी कलम के नहीं बैठेंगे, आप इसको नोट करिए, अपनी कॉपी में एक ऐसा नोट्स बनाइए जो आजीवन काम दे। यह आपके आने वाली पीढ़ी को भी काम देगा, आपको तो देगा ही देगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह एक संचित धरोहर के रूप में हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।